मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत आज फिर एक बार बड़ी कार्रवाई की है। यूपी सरकार ने नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण को सस्पेंड कर दिया है। वैभव कृष्ण के खिलाफ यह कार्रवाई कथित वीडियो वायरल होने पर हुई है। इसके अलावा सरकार ने 14 अफसरों के तबादले, आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। सरकार ने वायरल चिट्ठी के मामले में भी जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। चिट्ठी में वैभव कृष्ण ने जिन आईपीएस अधिकारियों के नाम लिए थे उन सभी के खिलाफ एसआईटी जांच होगी। सतर्कता विभाग के निदेशक को एसआईटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश और जल निगम के प्रबंध निदेशक विकास गोठलवाल को एसआईटी का सदस्य बनाया गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस मामले में अधिकारियों पर गाज गिरी है। एक मामला आया था कि महिला से चैट का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद सरकार ने गुजरात के फॉरेंसिक लैब से इस वीडियो की जांच करवाई और जांच में वीडियो चैट सही पाए जाने के बाद कार्रवाई की गई। वैसे वीडियो को वैभव कृष्ण ने फर्जी बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश भी की थी और एफआईआर दर्ज कराकर मेरठ एडीजी और आईजी को जांच भी सौंपी थी, लेकिन फॉरेंसिक लैब में वीडियो गया तो सब कुछ साफ हो गया कि वीडियो फर्जी नहीं था और इसमें जो भी कुछ दिख रहा था वो सही था। तो महिला से चैट का वीडियो वायरल होने पर यह एक्शन लिया गया है और साथ ही इसी दौरान जब ये मामला सामने आया तो नोएडा एसएसपी वैभव कृष्ण ने एक चिट्ठी को भी सार्वजनिक किया था, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने उस चिट्ठी को भेजा था सरकार को, मुख्यालय को, और उसमें लिखा था कि कैसे कुछ आईपीएस ऑफिसर्स पैसे का लेन देन कर ट्रांसफर और पोस्टिंग के धंधे में लिप्त हैं। तो ये आरोप भी था कईयों पर। तो एक्शन जब हुआ है तो सब पर हुआ है। वैभव कृष्ण सस्पेंड हुए हैं अपने आचरण की वजह से, सरकार ने ये आधार बनाया है। तो बाकी जिन पर आरोप थे वैभव कृष्ण के, शासन को जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उसके आधार पर सबके खिलाफ एसआईटी जांच शुरू कर दी गई है और बाकियों का तबादला किया गया है। सभी को एक तरह से शंटिंग पोस्ट दी गई है। हल्की फुल्की जगहों पर जिला सभी एसपी थे, जिला के एसपी थे, लेकिन अब उनको हटा करके डाला गया है ऐसी जगहों पर जो बहुत ज्यादा महत्व के, उतने महत्व के की जगह नहीं है। तो ये बड़ा मामला, बड़ी खबर और इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है पूरे पुलिस महकमे में। कृष्ण पर कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि उन पर भी कार्रवाई की गई है जिन लोगों के नाम वैभव कृष्ण ने वीडियो चैट पर लिया था। यानी कि 5 ऐसे अधिकारी भी हैं जो इस भ्रष्टाचार में शामिल थे, जिनका दूसरे विभागों में ट्रांसफर किया गया है, जबकि वैभव कृष्ण को सस्पेंड किया गया है। इस कार्रवाई के साथ ही 12 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया, जिनके नाम आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो सभी अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर किया गया है, जिनके खिलाफ एक्शन हुआ है। ये कौन कौन से नाम हैं? और लखनऊ से ऋषभ बनी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ऋषभ, ये एक बड़ी कार्रवाई आज सामने आई है। लबोलुबाब क्या है, क्या वजह बनी कि वैभव कृष्ण को सस्पेंड कर दिया गया और बाकियों के खिलाफ एसआईटी और सभी को कम महत्वपूर्ण जगह? अच्छा, देखिए, कुछ महीने से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। नोएडा के जो एसएसपी हैं वैभव कृष्ण, इन्हें एक ईमानदार और सख्त अफसर माना जाता था और इन्होंने वहां पर सुंदर भाटी गैंग है और जो तमाम गैंग है उनके ऊपर कार्रवाई की थी। साथ ही साथ कई बार ऐसा देखने को मिल रहा था, जिस तरह की चर्चा चल रही थी, ये कुछ ऐसा आचरण भी कर रहे थे, कुछ लोगों के साथ इनका बर्ताव ऐसा था जिसको उचित नहीं माना जा रहा था। 1 जनवरी को एक वीडियो चैट वायरल होता है जिसमें एसएसपी वैभव कृष्ण दिख रहे थे, दूसरी तरफ कोई महिला थी और उस वीडियो चैट के दौरान जो आचरण था वैभव कृष्ण का वो आपत्तिजनक माना जा रहा था।
जैसे ही वीडियो चैट वायरल होता है तो वैभव कृष्ण सेक्टर 20 नोएडा में एक FIR दर्ज करा देते हैं इस मामले में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहते हैं कि ये वीडियो मॉफ्ड है, डॉक्टर्ड है। शासन के स्तर से संज्ञान होता है, लेकिन इसी दौरान ऐसा कहा जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद SSP नोएडा वैभव कृष्ण ने एक रिपोर्ट जो शासन में भेजी थी, DGP को भेजी थी, वो मीडिया में लीक हो जाती है। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि कुशीनगर के तत्कालीन SP राजीव नारायण मिश्र, जो इस वक्त SSP STF हैं, वो हिमांशु कुमार जो इस वक्त SP सुल्तानपुर हैं, गणेश प्रसाद साहा जो इस वक्त SP बांदा हैं, ऐसे सुधीर कुमार सिंह जो SSP गाज़ियाबाद हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये गोपनीय रिपोर्ट थी जो वैभव कृष्ण ने शासन में भेजी थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये गोपनीय रिपोर्ट लीक हो जाती है और दूसरे दिन मीडिया में आ जाती, अखबारों में छपती, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आ जाती। तो ये माना जा रहा था कि ये उनके स्तर से लापरवाही हुई है जो गोपनीय रिपोर्ट लीक हुई है। साथ ही साथ जो अश्लील वीडियो वायरल हुआ था, जब उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाती है, मेरठ रेंज के जो IG हैं, जो प्रभुत्व के ADG हो गए, आलोक सिंह ने इसकी जांच की और फॉरेंसिक जांच में प्राइमा फेसाई प्रूव हो गई कि वो वीडियो चैट, वो वीडियो डॉक्टर या मॉफ नहीं था, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। तो ये जो एक MMS कह लें, जो वीडियो आया था, वायरल वीडियो हुआ था, उसके आधार पर वो आधार बना वैभव कृष्ण के खिलाफ कार्रवाई का। लेकिन इससे जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी शासन को, जिसमें कई SPs के करप्शन की बात सामने आई थी, वो करप्शन क्या था, क्या उस पर अब जांच होगी, पड़ताल होगी और उनके खिलाफ आगे फिर बड़ी कार्रवाई हो सकती है? जी देखिए, अब इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक SIT बना दी है शासन के स्तर से। DG विजिलेंस हितेश चंद्र अवस्थी उसके हेड हैं। SIT के जो IG STF हैं अमिताभ यश, जो कि इसमें तमाम टेक्निकल सब्सटेंस है जांच करने के लिए, इसलिए IG STF उसमें है। उसमें एक जल निगम के अधिकारी का भी नाम आ रहा है, इसलिए वहाँ के भी प्रबंध निदेशक गोठनवाल, विकास गोठनवाल का भी उसमें नाम है। तो जो गोपनीय रिपोर्ट में 5 IPS अफसरों के ऊपर सवाल उठाए थे वैभव कृष्ण ने, ये कहा था कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं, कुछ जो कथित पत्रकार थे उनके साथ ऐसी चैटिंग थी इन IPS अधिकारियों की, जिसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात की जा रही थी, जो आपत्तिजनक थी और एक IPS के आचरण के खिलाफ थी। तो अब उस गोपनीय रिपोर्ट की जांच भी ये SIT करेगी और वो जो वीडियो चैट वायरल हुआ था उसमें भी आगे की जांच ये SIT करेगी। तो अब ये दोनों देखना होगा कि फिर कह सकते हैं इसका मतलब ऋषभ कि अभी ये कार्रवाइयों के सिलसिले की शुरुआत भर है। आज जो कार्रवाई हुई है, ये एक्शन, आगे अभी और बहुत कुछ सामने आ सकता है। SIT जांच की शुरुआत की गई है, SIT का गठन किया गया है और आगे क्या कुछ खुलकर आता है, देखना ये दिलचस्प होगा। धन्यवाद आपका जानकारी के लिए ऋषभ, लखनऊ से बता रहे थे हमारे संवाददाता। और हापुड़ में देखिए आवारा कुत्तों का आतंक किस कदर है। लोग सुनसान वाली जगहों से गुजरने से अब डरते हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो डरावनी है। किस तरह से एक महिला सुनसान सड़क से जैसे गुजर रही थी, 2 कुत्तों ने उस पर पहले हमला किया और देखते ही देखते चारों तरफ से कई कुत्तों ने धावा बोल दिया। महिला इस दौरान खुद को संभाल पाती, कुत्तों का झुंड चारों तरफ से उस पर टूट पड़ता है। इस खौफनाक तस्वीर के बीच से निकली चीखों को सुनकर एक महिला निकली, तब जाकर पीड़िता को बचाया गया, लेकिन तब तक कुत्तों के हमले से महिला लहूलुहान हो चुकी थी। अभी पीड़िता अस्पताल में है। और सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके के मधुपुर गांव में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा है, जिसकी शिकायत पिछले दिनों पीड़ित परिवार ने नजदीकी थाने में की थी, लेकिन पुलिस की मिलीभगत के चलते अब तक दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब पीड़ित परिवार ने SP से गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 6 बीघा जमीन पर दबंग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका विरोध करने पर बीते 20 दिसंबर को खड़ी फसल को दबंगों ने बर्बाद कर दिया और 2 झोपड़ी जलाकर राख कर दी। उस दिन ट्रैक्टर ले आके हमके कुल यहाँ से ढेरा दूरी ले ढकेल देना, कुल मारा तो ना, कुल चोट लग गया सर जी, और कुल हाथे गोड़े में कुल नाकी काने में कुल छीन के कुल ले गए ना। हमारी 15 साल से 20 साल से खेतौनी बनी हुई है सर जी। यहाँ पर 40 के गिरोह में है, बंदूक गणसी लेके गणासा लेके टांगी 40 के गिरोह में ट्रैक्टर के साथ सर जी। यहाँ हम लोगों ने रोका, औरतें थी मौके पर, हम लोग नहीं थे सर जी। औरतों को मारा पीटा, पूरी
ये संपत्ति जो है एकदम जोतवा कोड़वा कर रद्द कर दी है सर जी। बोलने पर मारने की धमकी चमकी। सुकृत फ़ोन किया हमने, नहीं आया दरोगा जी। 100 नंबर फ़ोन किया, 112 नंबर फ़ोन किया सर जी। एसपी के फ़ोन किया सर जी, वो भी नहीं आए। फोर्स कर रहे हैं, भेज रहे हैं। आज तक 20 तारीख को घटना हुई है सर जी, आज तक वो कोई यहाँ एक सिपाही नहीं आया। मैं इसकी जांच जांच अधिकारी से करवाऊंगा। यदि इस मामले में जैसा आपने बताया है सत्यता पाई जाती है तो न केवल इस मामले के जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जाएगी, बल्कि यदि पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही इसमें प्रदर्शित हुई तो उस समय संबंधित जो भी वहाँ पर पोस्टेड रहे होंगे उनके खिलाफ भी उचित विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और सरकार स्वच्छ भारत के लिए शौचालय निर्माण कराने के लिए पैसे दे रही है, लेकिन जौनपुर में बड़े पैमाने पर इसमें धांधली सामने आई है। आरोप है कि कागजों में बने शौचालय जमीन पर अधूरे पड़े हैं, जिसकी वजह से स्वच्छता मिशन को बट्टा लग रहा है। जिले के 21 ब्लॉकों में कुल 5,65,937 शौचालय बनाने का लक्ष्य था, मगर ग्राम विकास अधिकारियों की मिली भगत की वजह से अधूरे शौचालय आज तक नहीं बन पाए। इस मामले में डीएम ने 70 ग्राम विकास अधिकारियों की सैलरी रोकने का आदेश दिया है। देखिए, ये ऐसे ग्राम पंचायत सचिव हैं जहां पर शौचालय अधूरे हैं और दूसरी किस्त नहीं दी गई है, तो ऐसे लापरवाही इन्होंने जो बरती, इसलिए 70 ग्राम पंचायत अधिकारियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की, इनका वेतन रोका है और इनसे अपेक्षा की है। और सभी से अपेक्षा मैं यही कर रहा हूं कि जो काम अधूरा है उसे पूरा करें और ग्राम पंचायत सचिव निर्धारित तिथियों पर अपने गाँव में रुकें। आजमगढ़ के पुलिस लाइन परिसर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर दमकल कर्मियों ने ट्रांसफार्मर में लगी आग को बड़ी मुश्किल से बुझाने में कामयाबी हासिल की। देखिए एक तस्वीर। शराब का नशा इस कदर कि शराबी सिपाही को होश ही नहीं है कि उसे कौन और कहां ले जा रहा है। वाराणसी के चौका घाट में खाकी पहने सिपाही शराब के नशे में धुत जमीन पर पड़ा था। इसकी खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। होश में लाने के लिए पानी के छींटे मारे, मगर नहीं होश आ पाया। सिपाहियों ने मिलकर ऑटो में उसे सवार किया। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे सिपाही नशे में चूर जमीन पर पड़ा है और उसे सिपाही होश में लाने की कोशिश करते रहे और आखिरकार कामयाब नहीं हुए तो उसे किस तरह ऑटो में लाद कर ले गए। और तस्वीर रामपुर से आज एक बड़ी सामने आई है, जहां पर सांसद आजम खां की मुश्किलें बढ़ी है। कोर्ट में हाजिर होने के लिए पुलिस ने आजम की मुनादी करवाई। बाकायदा लाउड स्पीकर से इलाके में मुनादी कराई गई। आजम खां पर जमीन कब्जाने समेत कई मामले दर्ज हैं। उन्हें 24 जनवरी को अदालत में पेश होना था। यूपी सरकार ने आजम खां को भूमाफिया भी घोषित कर रखा है। बार बार तारीखों पर नहीं कोर्ट में हाजिर होने के बाद आज किस तरह मुनादी कराई गई, ये देखिए। थाना गंज जिला रामपुर पर दर्ज मुकदमा नंबर 4/19 में मिन जानिब अदालत स्पेशल जज MP MLA कोर्ट रामपुर की तरफ से मोहम्मद आजम खां वल्द जनाब मुमताज खां वो मोहतरमा तंजील फातिमा ज़ौजा आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां वल्द मोहम्मद आजम खां के खिलाफ धारा 82 के तहत इनके खिलाफ तय किया गया है कि तारीख 24/1/2020 को अदालत में हाजिर हो। थाना गंज तो आजम खां हाजिर हों। अदालत से भागते हुए आजम खां के लिए मुनादी रामनगर में। और नोएडा के सेक्टर 24 में ESI अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस वक्त अस्पताल में करीब 250 मरीज थे, जिन्हें आनंद फानन में अस्पताल से निकालकर दूसरी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। बेसमेंट में रखी बैटरियों में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी, लेकिन समय रहते आग पर काबू पाने से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। सीतापुर के सिधौली कोतवाली इलाके में चलती कार बेकाबू होकर पलट गई।
इसके बाद कार में आग लगी। इस आगजनी में कार चालक झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा, तब जाकर कार में लगी आग पर काबू पाया गया, मगर तब तक कार जलकर राख हो गई थी। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि प्रेमी प्रेमिका से मिलने आया था, जिसके चलते प्रेमिका के परिजनों ने उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया। इस मामले में परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। साथ ही शिकायत पर प्रेमिका के परिवार के 3 सदस्यों को नामजद भी किया है। इस मामले में पुलिस ने पूर्व प्रधान को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। इसकी गुमशुदगी लिखी हुई है कप्तानगंज में। उसकी डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया अवैध संबंध का मामला लग रहा है। जैसा लोगों ने संदेह व्यक्त किया है, 3 लोगों पे संदेह घर वालों ने व्यक्त किया था, वो हमारी कस्टडी में पूछताछ चल रही है। तो प्रेम प्रसंग में हत्या का एक मामला और आरोप आशंका इस बात की कि प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी का कत्ल कर डाला प्रेमिका के घर वालों ने और उसके शव को फेंक दिया गया। 3 लोगों के खिलाफ अब मामला दर्ज किया गया है। और यूपी पुलिस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रदेश में लागू होगा पुलिस कमिश्नरी सिस्टम। प्रयोग के लिए नोएडा और लखनऊ को चुना गया है। नवीन अरोड़ा हो सकते हैं नोएडा के पहले पुलिस कमिश्नर। सूत्रों के हवाले से जानकारी, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काफी दिनों से इसकी मांग होती रही थी और ये अब लागू होने की खबर आ रही है। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम जो कि एक बड़ा कदम होगा प्रदेश में अगर ये लागू हो जाता है, जैसा कि इस वक्त खबर आ रही है। और प्रयोग के तौर पर नोएडा और लखनऊ से इसकी शुरुआत हो सकती है। अजीत सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए। अजीत, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल अजय, सरकार की तरफ से लगभग हरी झंडी दे दी गई है और कमिश्नर प्रणाली पहली बार यूपी में लागू हो रहा है, जिसमें नोएडा की अगर बात करें तो वहां नवीन अरोड़ा जो पहले एसआईटी के अध्यक्ष बनाए गए थे उनको तैनाती की जा सकती है। इसके अलावा जो लखनऊ की बात है वहां आईजी ए सतीश गणेश का नाम काफी चर्चा में, जिन्हें पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकता है। तो यूपी सरकार की तरफ से अगर ये फार्मूला लागू होता है तो कहीं ना कहीं यूपी में पहली बार ये लागू होगा। और सरकार की तरफ से जो अभी तक खबर आ रही है कि वो हरी झंडी मिल चुकी है और किसी भी वक्त इस पर आदेश किया जा सकता है। तो अब नोएडा और तो अगर ये सिस्टम लागू हो जाता है, जैसे कि जानकारी आप दे रहे हैं, हो सकता है क्या बदलाव आएगा? देखिए, बिल्कुल अगर कमिश्नर प्रणाली लागू होती है तो सब कुछ पुलिस कमिश्नर के अंडर में आएगा। जिस तरह मुंबई और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के अंडर में सब कुछ आता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में होगा। और अगर ये दोनों प्रयोग सफल होते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश के सभी जो मंडल होते हैं जहां पुलिस कमिश्नरी होती है तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी जाएगी। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो पुलिस का सिस्टम है वो मजबूत होगा और सारे अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास आ जाते हैं। तो ये एक तैयारी जरूर सरकार की तरफ से की जा रही है। इस पर कितनी जल्दी मोहर लग जाती है ये देखना होगा अजय। तो राजनीतिक हस्तक्षेप कम होगा, पुलिस में स्वतंत्रता ज्यादा होगी और पुलिस बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। बिल्कुल सही बात आपने कही कि आने के बाद जी बिल्कुल आपने सही बात कही। इसके पीछे यही उद्देश्य है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और इसके पहले भी इस बात की चर्चा हुई थी कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। लेकिन अब लगभग जो खबर आ रही है वो पुख्ता तौर पर आ रही है कि अब इस प्रणाली को शुरुआत किया जाएगा और इसके लिए जल्दी आदेश पारित किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले राजधानी लखनऊ और एनसीआर का नोएडा शामिल है। धन्यवाद अजीत आपका इस बड़ी जानकारी के लिए। तो सूत्र बता रहे हैं कि यह तय हो चुका है कि अब यूपी में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जाएगा और शुरुआत लखनऊ और नोएडा से। और अंबेडकर नगर के प्राथमिक विद्यालय तिवारीपुर में एक शिक्षिका वेतन के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। आरोप है कि बेसिक शिक्षा विभाग से संबद्ध शिक्षक सुधीर श्रीवास्तव ने रिश्वत की मांग की है और इसकी शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी और डीएम से की गई, लेकिन शिक्षिका की शिकायत पर दोनों अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की। शिक्षिका का आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने शिकायत सुनने के बाद भगा दिया। ₹1000 आप दीजिए तो आपका वेतन तुरंत रिलीज हो जाएगा। जब इसकी शिकायत हम जाके पीएसए सर के पास कहे तो पीएसए सर कह रहे हैं सुधीर श्रीवास्तव से तो मैं कहा था मिलने के लिए, आप उनसे मिली? तो हमने कहा सर हाँ आप तो कहे थे, लेकिन सुधीर श्रीवास्तव हमसे कह रहे हैं कि ₹25,000 दीजिए।
तो कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है। तो हम कहे सर वो तो ऐसे कहे रिटर्न भी दीजिए, तो हम रिटर्न भी दिए, तब भी आज तक वो मेरी समस्या नहीं सुन रहे हैं। और पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व का सनातन धर्म में खास महत्व है। कल यानी कि 10 जनवरी को संगम की रीति पर पौष पूर्णिमा के साथ ही माघ मेले की भी औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन विधि विधान से स्नान कर दान पुण्य करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस मौके पर प्रयागराज में काफी तादाद में श्रद्धालु साधु संत इकट्ठे हो चुके हैं। और कश्मीर पर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश होने वाला है, क्योंकि 15 देशों के राजदूत घाटी के दौरे पर हैं, जहां वो आज रात ठहरेंगे भी। इस दौरान इस डेलीगेशन ने लोगों से मुलाकात की, हालात का जायजा लिया। ये दल उन नेताओं से भी मुलाकात करेगा जो 5 अगस्त से हिरासत में हैं या नजरबंद हैं, और यहाँ के आम लोगों से भी इस दल के राजदूतों के दल के सदस्य मिलेंगे। ये तस्वीर पाकिस्तान लगातार दुनिया में प्रचार कर रहा है कि पाबंदी लगी हुई है। यहाँ की इस देश में भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है। मुंबई में भी फ्री कश्मीर के पोस्टर दिखे थे। तो आज दुनिया के भर के 15 देशों के राजदूत यहाँ पर पहुंचे हैं जायजा लेने। इससे दुनिया को यह संदेश जाएगा कि जमीनी हकीकत क्या है कश्मीर में। ये थी